आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे निवास स्थान वाला जो कॉलम है, कॉलम नंबर 3 से लेके कॉलम नंबर 8 तक एक बार में मर्ज किया गया है। तो इसको मिनिमाइज़ करेंगे, यहाँ पर 3 से लेके 8 तक के सारे कॉलम सेलेक्ट करेंगे और सेंटर और मर्ज कर देंगे। देखिए कितना आसान है। इसके बाद हम दोबारा से ओपन करेंगे। अब तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सभी 6 कॉलम और बचे, इनके ऊपर भी 2-2 कॉलम को एक साथ में मर्ज किया गया है। तो हम भी ऐसा करेंगे। यहाँ पर ये 2 कॉलम हम एक बार लेंगे, इसको मर्ज करेंगे, फिर 2 कॉलम हम लेंगे, फिर मर्ज करेंगे, फिर 2 कॉलम लेंगे और फिर से मर्ज कर देंगे। तो आपकी ये जो टेबल है ये बन के तैयार हो गई है। अब बस आपको नीचे तक सेलेक्ट कीजिए और इस पर बॉर्डर लगा दीजिए। अब इसको यहाँ से आपको क्या करना है, वार्प टेक्स्ट करना है और सेंटर कर लेना है और फिर इसमें जो डेटा है वो फिल कर देना है। तो चलिए हम डेटा फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले सेल में आपको लिखना है वैवाहिक स्तर, दूसरे सेल में आपको लिखना है वर्ष, अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखना है निवास स्थान, इसके बाद में 3 और 4 के ऊपर लिखना है ग्रामीण, नगरीय और कुल योग। और बाकी के जो 3, 4, 5, 6 और 7, 8 बचे, इसमें आपको महिला और पुरुष लिख देना है। तो महिला, पुरुष और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके आपको इसे इस तरह से ट्रैक करा देना है। तो देखिए कितना आसान है। अभी अभी हमने ये वाला जो फॉर्मेट है ये अपने एक्सेल में बनाया है और आपको इसके लिए सिर्फ रॉ और कॉलम काउंट करने हैं। अब आप इसको जैसे चाहे वैसे भर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानने वाले हैं कि कैसे हम पेज सेटअप करते हैं। तो एक्सेल में प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर हमने 1-2 शीट बनाई हैं जिससे हम आपको समझा सकें। तो यहाँ हमारे पास एक शीट है और एक्सेल में जब आप प्रिंट निकालने जाएंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा प्रिंट एरिया, क्योंकि एक्सेल में कोई भी शीट की कहीं कोई एंडिंग नहीं होती है। जब आप प्रीव्यू में देखेंगे तब आपको यहाँ पर पेज दिखाई देगा, लेकिन जब आप शीट पर देखेंगे तो आपको कोई भी एंडिंग दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर आपको प्रिंट एरिया पहचानना होगा। प्रिंट एरिया जब आप कैसे निकालेंगे कि आपने कोई मैटर एक्सेल में टाइप किया है, आप प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाएंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में F2 दबाएंगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने जो मैटर टाइप किया है वो आपके पेज पर कहाँ आएगा। लेकिन अगर आपका मैटर इससे भी बड़ा है, यहाँ पर हमने एक छोटी सी फाइल तैयार की है, तो वो आप कैसे देख पाएंगे वो कितने पेजों में आएगा और कहाँ आ रहा है। तो आपको यहाँ पर बीच में एक हल्की डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। यही लाइन एक्सेल की शीट पर आपके पेज को डिवाइड करती है, यानी कि इस बॉर्डर के अंदर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज है। तो इन सभी पेजों को अलग अलग देखने के लिए आप व्यू पर चले जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेज लेआउट व्यू। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सभी पेज इस तरह से आपको अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगे। देखिए बिल्कुल MS वर्ड की तरह, जैसे MS वर्ड में पेजेस दिखाई देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। आप अपने टास्क बार से भी पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू को अलग अलग कर सकते हैं। पेज ब्रेक व्यू वो है कि जो मैटर टाइप किया है केवल उसी को यहाँ पर दिखाएगा कि वो एक पेज पर आ पाएगा कि नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे ये पेज ब्रेक व्यू है। अगर ये मैटर 2 पेजेस में होता तो ये उसको अलग अलग करके दिखा देता। तो सबसे बेस्ट नॉर्मल शीट पे काम करना है। अगर आप नॉर्मल शीट पे काम करते हैं और प्रीव्यू चेक करके डॉटेड लाइन के हिसाब से ये चेक कर लेते हैं कि मेरा मैटर 1 पेज पर है या 2 पेज पर है, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ये इस समय जो पेज सेटअप में यहाँ पर जो पेज साइज़ लगा हुआ है वो लेटर साइज़ लगा हुआ है, वो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे A4 करेंगे तो ये डॉटेड लाइन थोड़ी सी ऊपर खिसक जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस समय ये हमको थोड़ा सा उदाहरण देके दिखा देते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे इस समय जो डॉटेड लाइन है वो 47 नंबर वाली सेल पर है। अभी हमने यहाँ से पेज साइज़ को चेंज किया और A4 लगा दिया तो आप देखेंगे वो 50 पर पहुँच गई। और अगर हम इसे लीगल कर देंगे तो ये और नीचे खिसक जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 61 पर। तो इस तरीके से ये जो पेज पर डॉटेड लाइन है यानी कि जो आपका प्रिंट एरिया है वो घटता बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप सोच लीजिए कि ये जो डॉटेड लाइन है ये मार्जिन को छोड़ने के बाद में है, यानी कि जब आप प्रिंट निकालेंगे तो जो मैटर है वो मार्जिन के साथ में ही निकलेगा। इस डॉटेड लाइन के अंदर जो भी मैटर होगा वो पूरा आपके पेज पर आ जाएगा। इसके अलावा मार्जिन भी इन्होंने जोड़ रखा है। तो ये तो तरीका था आपके प्रिंट एरिया को पहचानने का। अब प्रिंट एरिया आप अपने हिसाब से मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। मैनुअली प्रिंट एरिया सेट करने के लिए आपको जितना भी आपने मैटर टाइप किया है और आप चाहते हैं कि उस मैटर के अलावा और कोई मैटर पेज से प्रिंट हो ना, यानी कि हम इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं
और कॉपी करके इसको दो जगह पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसको एक लाइन छोड़ के यहाँ पर पेस्ट किया, तो ये मैटर यहाँ भी है और यहाँ भी है और ये दूसरे शीट पर भी जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो पहली टेबल बनाई है वही केवल प्रिंट निकले, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप जाएंगे यहाँ से पेज लेआउट ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रिंट एरिया का ऑप्शन। प्रिंट एरिया में यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी सारी जो डॉटेड लाइन है वो गायब हो जाएंगी और आपके जो मैटर आपने सेलेक्ट किया था केवल उस पर एक डॉटेड लाइन आ जाएगी। इसका अर्थ ये है कि आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तो केवल यही प्रिंट निकलेगा जो आपने अभी सेलेक्ट किया था, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आप देखिए अभी इसको प्रीव्यू में भी देखेंगे तो केवल यही प्रिंट आएगा और जो हमने और भी मैटर पेज पर लिया हुआ है, जो टेबल बनाई है, वो प्रिंट नहीं होगी। इसको हटाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, प्रिंट एरिया पर जाना है और क्लियर प्रिंट एरिया कर देना है। और अगर इसी प्रिंट एरिया में आपको और भी चीज़ें जोड़नी है तो आपको सिंपल इतना करना है कि आपको दूसरी जगह को भी सेलेक्ट करना है और ऐड टू प्रिंट एरिया का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये टेबल और ये टेबल प्रिंट होगी, ये दूसरे पेज पर आ गई देखिए अपने आप, और बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बाकी कुछ भी से मतलब ये है कि अभी हम इस पर और सेल और कॉलम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमने सभी जगह बॉर्डर बना दिया, लेकिन आप देखेंगे कि प्रिंट में केवल यही दो टेबल आएंगी। अगर ये प्रिंट एरिया हम हटा देते हैं तो यहाँ से जो पूरे हमने जो टेबल बना रखी है वो पूरी आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो ये तरीका है प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करने का। प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने से आप केवल 2 कॉलम्स का भी प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सेट प्रिंट एरिया कर दिया और केवल 2 कॉलम का भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब बात करें कि हमारी टेबल काफ़ी बड़ी है और ये हमें केवल एक ही पेज पे निकालनी है, यानी ये दोनों जो टेबल हैं ये हमारे पेज से बाहर जा रहा है, ये जो मैटर है ये पेज से बाहर जा रहा है, लेकिन ये हमें एक ही पेज पर प्रिंट करना है कैसे भी करके। तो बहुत सारे यूज़र क्या करते हैं कि इसको टेबल को छोटा करने लगते हैं, साइज़ को छोटा बड़ा करके उसको एक पेज पे एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर कॉलम और भी ज़्यादा हो तो परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप पेज प्रीव्यू पर जाइए, पेज सेटअप पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्केलिंग का। स्केलिंग में आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो फिट टू वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। तो जब फिट टू आप सेलेक्ट करेंगे तो दोनों में आपको 1 और 1 भर देना है, यानी कि टेल और वाइड में आपको 1 भर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा मैटर है वो सिकुड़कर अपने आप एक ही पेज पर आ जाएगा। आप देखिए कितना भी लंबा चौड़ा आपका मैटर हो वो एक पेज पर अपने आप सेट हो जाएगा। आपको कोई कॉलम खिसकाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो फॉन्ट साइज़ है, जो टेबल है, वो अपने आप एडजस्ट होकर आपके एक सिंगल पेज पर आ जाएगी। तो एक बहुत कामयाब ऑप्शन है। आप इससे आपका जो मैटर है वो चाहे शीट के बाहर हो चाहे शीट के अंदर हो, अगर आपको एक ही शीट पर आपको प्रिंट करना है तो आप इस फिट टू ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इससे आप एक ही शीट पर प्रिंट कर सकते हैं। वो इसे अपने आप एडजस्ट करके उसने 42% जो है एडजस्ट कर दिया, उसको आपका एक पेज पर आ गया। ये था आपका एक मैटर को शीट पर फिक्स करना। अब इसका पेज सेटअप समझ लेते हैं कि इसके पेज सेटअप में और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो जब आप प्रिंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आएगा प्रिंट रेंज, पेज, फ्रॉम और टू। लेकिन यहाँ पे पेज तो है ही नहीं, तो हम पेज निकालेंगे कैसे कि हमें कौन से पेज का प्रिंट निकालना है कौन से का नहीं। तो ये जो पेज लेआउट व्यू है वो इसी काम के लिए है कि ये आपके मैटर को बता देगा कि आपका मैटर एक पेज पर है या 2 पेज पर है। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको श्रिंक कर रखा है, यानी 42% हम इसको लेस कर रखा है। अब इसे हम 100% कर लेते हैं, तब आपको मैं कुछ दिखा पाता हूँ। इसको 100% कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा मैटर 100% हो गया। अब हम इसको देखते हैं पेज लेआउट व्यू में जाके, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 1 है। जब आप इसको क्लिक करेंगे पेज पर तो आपको यहाँ पर पेज नंबर अपने आप दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ कोई मैटर नहीं है। जिन पेजेस पे मैटर है वहाँ पर पेज 1 और पेज 2 लिखा हुआ आ रहा है। हम यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो आपका टास्क बार है वहाँ पर आपको पेज नंबर वो दिखाएगा। तो अब मान लीजिए कि हमको पेज नंबर 2 का प्रिंट निकालना है। इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। तो हमें पेज नंबर 2 का प्रिंट निकालना है, यानी कि इस वाली शीट का। तो आपको सिर्फ पेज नंबर 2 टाइप वहाँ पर करना होगा। तो हम प्रिंट करते हैं इसको और प्रिंट करने पर हम यहाँ पर पेज 2 फ्रॉम 2, तो क्या होगा कि केवल शीट नंबर 2 का प्रिंट आउट निकलेगा। शीट नंबर 2 से पहले का कोई प्रिंट आउट नहीं आएगा, सिर्फ शीट नंबर 2 का प्रिंट आउट आएगा। अगर आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो वर्कशीट है
उस वर्कशीट का प्रिंट आउट आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जो शीट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक्टिव शीट हो, यानी कि जिस पर आप काम कर रहे हैं, जो शीट खुली हुई है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है सिलेक्शन का। अब ये सिलेक्शन का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप, अभी हम दोबारा से नॉर्मल व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है केवल इन सेल्स का प्रिंट आउट, यानी 17 से लेके 24 तक के जितने लोग हैं या 1 से लेके 7 तक के जितने लोग हैं, केवल इन सेल्स का प्रिंट आउट निकालना है। तो आप इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट पर जाएंगे और यहाँ पर ऑल पर क्लिक करते हुए आप सिलेक्शन पर भी टिक लगा देंगे। इससे क्या होगा, केवल ये जो आपने सेल सेलेक्ट किए हैं इन्हीं का प्रिंट आउट निकलेगा। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं यहाँ पर किसी और चीज़ का प्रिंट आउट नहीं आएगा। तो एक बार फिर से करके देख लेते हैं। यहाँ पर ऑल लगाएंगे प्रिंट रेंज में और यहाँ पर करेंगे सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप सिलेक्शन कर देंगे तो केवल इन्हीं सेल्स का प्रिंट आउट निकाला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है एंटायर वर्कबुक। तो जब आप एंटायर वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेंगे तो जो आपकी पूरी वर्कबुक है उसका प्रिंट आउट दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर वर्कबुक में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितनी भी शीट हैं, शीट नंबर 1 पर जो भी मैटर होगा, शीट नंबर 2 पर जो भी मैटर होगा, वो सभी प्रिंट आउट आ जाएगा। इसका एक बार हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल 9 पेजेस का प्रिंट आउट निकाला जाएगा। और 9 पेज किस तरीके से उन्होंने बनाए हैं, तो ये जो पहला हमारी शीट है, ये जो मैटर है वो हमारे पहली शीट पर टाइप है, और इसके बाद में ये जो मैटर है ये हमारी दूसरी शीट पर टाइप है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, जो ऑप्शन है यहाँ पर एंटायर वर्कबुक वाला, ये सभी शीटों के प्रिंट आउट आपको निकाल के दे देगा। अब जब आप प्रिंट निकाल लेंगे, ये सारी चीज़ें सेट कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा नंबर ऑफ़ कॉपीज़। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को आप यहाँ पर जानते ही हैं कि आप 1 2 3 4 करके कितनी भी कॉपीज़ दे सकते हैं। लेकिन इसके नीचे एक ऑप्शन है कॉलेट का। ये ऑप्शन क्या करता है, अगर आप इस पर टिक नहीं लगाते हैं तो क्या करेगा कि ये पहले पेज की आपने जितनी भी कॉपियाँ दी हैं, जैसे 3 हैं और हमारे पास पेज 2 हैं, तो पहले पेज की 3 कॉपियाँ निकालेगा, फिर उसके बाद दूसरे पेज की 3 कॉपियाँ। लेकिन अगर आप कॉलेट पर क्लिक कर देते हैं तो ये उनके सेट बना देगा। यानी अगर अगर आपकी शीट में 10 पेज हैं तो पहले 10 पेजों की कॉपियाँ निकालेगा एक बार, फिर दूसरी बार में 1 से लेकर 10 पेजों की कॉपियाँ निकालेगा, फिर तीसरी बार में 1 से लेकर 10 पेजों की कॉपियाँ निकालेगा। तो ये ऑप्शन, अगर आप के पास अलग अलग तरह के पेज हैं और आप उनको एक सेट बनाना चाहते हैं उनका, तो इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल करें ज़्यादा कॉपियाँ निकालने के लिए, क्योंकि बाद में भी आपको फिर सेट बनाने पड़ेंगे। तो ये अपने आप उनके सेट बना के आपको प्रिंट दे देगा। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेज सेटअप का ऑप्शन है। पेज सेटअप में यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से पेज, आपके पास A4 है, लीगल है, आप उस पर कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। यानी कि मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन चारों तरफ का बॉर्डर होता है जिस पर प्रिंट नहीं निकलता है। तो सबसे बेटर है कि आप नॉर्मल मार्जिन का इस्तेमाल करें। इसके बाद में ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट माने है खड़ा पेज और लैंडस्केप माने है आड़ा पेज। तो आप प्रिंटर में तो आप एक ही तरीके से पेज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको सेटअप कर लेंगे तो वो अपने आप इसको सेट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है साइज़ का। तो मार्केट में अभी केवल 2 साइज़ के पेज ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं, A4 का और लीगल का। तो आपके पास जो पेज है तो सबसे पहले आप उसको यहाँ पर सेट करें। अगर आपके पास A4 पेज है तो आप A4 पेज सेलेक्ट करें, और अगर आपके पास लीगल पेज है तो आप लीगल पेज सेलेक्ट करें। प्रिंट एरिया के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, तो आप प्रिंट एरिया को बड़े आराम से सेट कर सकते हैं। तो एक्सेल में जितनी भी तरीके से प्रिंट निकाले जा सकते थे, हमने सभी प्रिंट के ऑप्शन आपको बता दिए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक टेबल है और इसमें जो हेडर पे जो रॉ दी गई हैं वो 3 हैं। पहला कंपनी का नाम लिखा हुआ है, दूसरी जो रॉ है उसमें लिखा हुआ है नेम, जेंडर, एज और इंटरेस्ट, और तीसरी जो रॉ है जो कॉलम नंबर्स हैं वो डले हुए हैं। अब जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे जो पहला पेज है उस पर ये जो तीनों चीज़ हैं वो आती हैं प्रिंट में, लेकिन जब आप दूसरे पेज पर जाते हैं या तीसरे पेज पर जाते हैं तो वो सारी चीज़ें प्रिंट नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें दूसरे या तीसरे पेज पर भी प्रिंट हों तो आपको क्या करना है, आपको जाना है पेज लेआउट पर, और पेज लेआउट में आपको यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन होगा प्रिंट एरिया और दूसरा ऑप्शन होगा प्रिंट टाइटल्स। अब यहाँ पर रॉ टू रिपीट एट टॉप का ऑप्शन दिया गया है। अब जो भी रॉ आप हर पेज पर रिपीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो बस यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका जो कर्सर है, आपका जो प्लस का निशान है वो एक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। बस उस एरो से उस रॉ को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमने ये जो मिडिल रॉ है वो सेलेक्ट की है, नंबर वाली जो रॉ है वो हमने नहीं ली है, और ऊपर वाला MVG नेटवर्क भी हमने नहीं लिया है, हमने केवल यहाँ पर मिडिल रॉ ली है। अब इसे यहाँ से हम ओके कर देते हैं।
ओके करने के बाद इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हर पेज पर जो मिडिल रो थी यानी कि नेम, जेंडर, एज और इंटरेस्ट था वो हर पेज पर आ गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो नंबर हैं वो भी आएँ। तो यहाँ पर आप दोबारा जाइए और प्रिंट टाइटल से जाके दोबारा इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ तक आप नंबर तक ले लीजिए। ये देखिए हमने इसमें नेम और नंबर दोनों ले लिए हैं। अब इसको यहाँ से दोबारा से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू जब चेक करके तो आपके हर पेज पर आपका जो पहला रो है वो भी आएगा और जो दूसरा रो है वो भी आएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो MBG नेटवर्क है वो भी हर पेज पर प्रिंट हो, जो हेडर है आपका, जो कंपनी का नाम है वो भी हर पेज पर आए, तो तीनों रो को ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने सेलेक्टेड रो को यहाँ से ले सकते हैं और जिसको चाहें उसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर MBG नेटवर्क भी ले लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे अब हर पेज पर वो तीनों रो जो हमारी टॉप पहले पेज पर आ रही थी वो हर पेज पर प्रिंट हो रही हैं। तो इस तरीके से आप अपनी हेडर की रो को हर पेज पर रिपीट करा सकते हैं। तो दोस्तों पेरोल बनाने की शुरुआत हम करते हैं सीरियल नंबर से। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आप बनाएंगे सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर के बाद आप डालते हैं नाम, तो नाम का कॉलम हम यहाँ पर रख लेते हैं। नाम जब आप लिस्ट में बनाते हैं तो ये जो लिस्ट है ये आपको कई सारे परफॉर्मे में टाइप करनी पड़ती है एक्सेल में। यानी अगर एक ऑफिस में 20 एम्प्लॉयज़ हैं और आपको बार बार इन एम्प्लॉयज़ का नाम टाइप ना करना पड़े, तो इसके लिए आप इसके लिए कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं। कस्टम लिस्ट बनाना बहुत आसान है। आपको सिर्फ जाना है ऑफिस बटन पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सेल ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। पॉपुलर के टैब पर चले जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडिट कस्टम लिस्ट। जैसे आप संडे मंडे टाइप करते हैं तो वो अपने आप टाइप हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर आप कस्टम लिस्ट को भी ऐड करा सकते हैं। अब ये दो तरीके से ऐड होती है। पहला तो आप यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करते जाएँ और कॉमा लगाकर अगला नाम लिखते जाएँ, या फिर अगर आपने पहले कहीं पे लिस्ट बना रखी हो तो आप उस लिस्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे ही ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और जिस शीट पर भी आपने वो लिस्ट बना रखी होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे, दोबारा इस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको इंपोर्ट करा लेंगे। जब आप इसको इंपोर्ट करा लेंगे तो ये लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अब इसमें आपको अगर लगता है कि कोई नाम आपने गलत टाइप कर दिया है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो लिस्ट आपने पूरी इंपोर्ट कराई है वो आराम से डिलीट हो जाएगी। लेकिन नहीं कराना चाहते हैं तो आप इसे ओके कर दीजिए। अब होगा क्या, जब आप पहला नाम अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के टाइप करेंगे और उसको एंटर करने के बाद यहाँ पर इस कॉर्नर से पकड़ के खींचेंगे तो आपके ऑफिस के जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम भी यहाँ पर टाइप हो जाएगा। आप देखिए अपने आप जो 10 के 10 एम्प्लॉयज़ थे वो यहाँ पर आ गए हैं। अब इसके आगे का जो कॉलम है वो होता है बेसिक पे का। तो आप यहाँ पर बेसिक पे लिख सकते हैं या फिर आप बेसिक सैलरी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक पे। और बेसिक पे में हम यहाँ पर इन सब की सैलरी जो भी बेसिक होगी वो उसको डाल देते हैं। हमको यहाँ पर जो सैलरी रखनी है वो रखनी है 20,000 से 24,000 तक। तो उसके लिए हम रेंड बिटवीन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर फार्मूला टाइप कर देते हैं। आप देख रहे हैं नीचे रेंड बिटवीन फार्मूला आ गया है। क्योंकि हम ये सैलरी उदाहरण के लिए लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर रेंड बिटवीन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो ओरिजिनल सैलरी है आप उसको टाइप कीजिएगा। तो रेंड बिटवीन में हम यहाँ पर लिख देते हैं 20,000 से लेकर 24,000। अब यहाँ पर जो भी फिगर आएगी वो 20 से 24,000 के बीच में आएगी। अब इसको पकड़ के यहाँ से खींच दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सभी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो 20 से 24,000 के बीच में यहाँ पर आ गई है। तो आपको यहाँ पर रेंड बिटवीन इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पर सैलरी दिखानी थी तो हमने यहाँ पर रेंड बिटवीन का इस्तेमाल किया है। अब इस रेंड बिटवीन से इन सैलरी को अलग करने के लिए हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल कर देंगे। पेस्ट स्पेशल में हम इसको वैल्यू रखेंगे ताकि ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाए। तो आप देखेंगे ये वैल्यू हमें मिल गई है। इसके बाद में हम लेंगे DA। अब यहाँ पर DA लेते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर DA का परसेंटेज लिखना है। DA आपको अगले कॉलम में निकालना है। DA आपको इस कॉलम में निकालना है और DA का परसेंटेज आपको यहाँ पर रखना है। तो इस परसेंटेज को निकालने के लिए आप सभी कॉलम्स को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। आपको यहाँ पर आइकन दिखाई देगा, आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद में जो DA की प्रतिशत आपके यहाँ पर चल रहा हो आप उसे यहाँ पर लगा दीजिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 10% DA लगा देता हूँ। तो इसको पकड़ के सभी कॉलम्स में डाल देता हूँ। अब सिंपल आपको प्रतिशत निकालने के लिए कॉलम C और D का गुणा करना है। तो यहाँ पर आप बराबर का निशान लगाइए, कॉलम C को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कॉलम D को सेलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि इसका प्रतिशत यहाँ पर निकल कर आ गया है। क्योंकि जो परसेंटेज निकल के आया है वो आप देखेंगे कि दशमलव के 2 स्थान तक और आगे निकल के आया है। तो यहाँ पर आपको राउंड फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो राउंड करने के लिए इसको
आप इक्वल टू का निशान लगाएंगे, को राउंड करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर 0 कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो राउंड फार्मूला है वो काम कर रहा है, 0 के बाद में कोई फिगर नहीं आ रही है। इसको यहाँ पर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब आप इसका टोटल लगाएंगे या कहीं भी किसी जगह इसको आप इस्तेमाल करेंगे डीए वाली फिगर को, तो वहाँ पर जो टोटल है वो गड़बड़ आ सकता है। तो इसलिए आप इसको राउंड के साथ में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये फार्मूला बेटर रहेगा। इसको पकड़ के नीचे तक खींच दीजिए और देखिए 0 के बाद की सारी फिगर्स जो हैं वो ठीक आने लग जाएंगी। अब इसके बाद में आप यहाँ पर HRA लिख सकते हैं। HRA जो भी चल रहा हो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, इसको पकड़ के नीचे खींच दीजिए। HRA के बाद आप यहाँ पर PF या जो कुछ भी आपके ऑफिस में और धनराशि दी जाती हो सैलरी के साथ में, आप उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर PF टाइप कर दिया, इसको आप नीचे पकड़ के खींच दीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर लेना है लास्ट का जो सेल है वो ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस पे। और ग्रॉस पे जब आप लेंगे तो आप ये कॉलम आप डीए के परसेंटेज वाले कॉलम को छोड़ के सभी कॉलम्स को जोड़ लेंगे। वहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाते हैं, पहले बेसिक पे को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद डीए को, उसके बाद प्लस का निशान लगाते हुए HRA को और प्लस का निशान लगाते हुए PF को। आप देखेंगे कि जो ग्रॉस पे है वो आपकी तैयार हो गई है। इसको नीचे पकड़ के खींच दीजिए। अब आगे का जो सेक्शन है वो है कटौती के लिए। तो कटौती के लिए आप 2 सेक्शन या 3 सेक्शन जितने भी चाहें उतने कॉलम रख सकते हैं, जो जो आपके यहाँ कटौती हो रही हो। हम फिलहाल यहाँ पर GPF और इनकम टैक्स की कटौती रखेंगे, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं GPF और इनकम टैक्स। अब ये दोनों कटौती जितनी भी हो रही हो आप उसे यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर कटौतियाँ टाइप कर दी हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स की। अब यहाँ पर टोटल डिडक्शन के लिए आप एक कॉलम और बना सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पर हम बना देते हैं और यहाँ पर इन दोनों सेल्स को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए आप ऑटो सम को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इक्वल टू लगा के दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। तो हम इक्वल टू लगा के दोनों को प्लस कर लेंगे, ये देखिए, और इसको पकड़ के नीचे खींच देंगे। आप यहाँ पर आपका एक अगला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नेट पे, और यहाँ पर आपको जो आपकी ग्रॉस पे है उसमें से आपको डिडक्शन को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आप बराबर का निशान लगाएंगे, ग्रॉस पे को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर टोटल डिडक्शन को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आपका जो नेट पे है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका पेरोल तैयार हो गया है। पेरोल में आप यहाँ आगे अकाउंट नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिस व्यक्ति का जो भी अकाउंट नंबर हो। तो हम यहाँ पर एक सेल और इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अकाउंट नंबर भी जोड़ देते हैं। चूँकि अकाउंट नंबर हमें किसी के पता नहीं है तो हम यहाँ पर रेंट बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। और टॉप और बॉटम हम इसका रख देते हैं और इसी तरीके से हम टॉप बना देते हैं। इसको क्लोज कर देंगे। आप देखेंगे कोई भी बैंक का अकाउंट यहाँ पर रैंडमली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर नाम आ गया, बेसिक पे आ गया, डीए का परसेंटेज आ गया, डीए आ गया, HRA आ गया, PF आ गया, ग्रॉस पे हो गई, GPF हो गया, इनकम टैक्स हो गया, टोटल डिडक्शन और नेट पे। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये तैयार हो गया है। अब हम अगली शीट पर इसकी सैलरी स्लिप को जनरेट करेंगे, यानी एक व्यक्ति की सैलरी यहाँ पर क्या है। तो सैलरी स्लिप बनाने के लिए हम अगले शीट पर जाएंगे। यहाँ पर हमने सैलरी स्लिप का परफॉर्मा पहले से ही बना रखा है। सबसे ऊपर है सीरियल नंबर, नाम, AC नंबर, बेसिक पे से लेके हमने ग्रॉस पे तक अलग सेल बना रखा है और GPF और इनकम टैक्स का डिडक्शन का हमने अलग सेल बना रखे हैं। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है VLOOKUP, और VLOOKUP से आप हर व्यक्ति का अलग अलग सैलरी स्लिप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। VLOOKUP को हम इस्तेमाल करेंगे सीरियल नंबर से। तो सबसे पहले हम नाम को लेंगे VLOOKUP से। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर 1 डाल देते हैं और यहाँ पर हम इक्वल टू VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं। देखिए VLOOKUP आ गया। तो हमें जो लुकअप वैल्यू लेनी है वो ऊपर वाले सेल से लेनी है जहाँ पर सीरियल नंबर है। तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अगला ऑप्शन पूछेगा टेबल अरे का। टेबल अरे हमारी शीट नंबर 1 पर है। जो टेबल है उसे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर शीट नंबर 3 पर आ जाएंगे। जब आप शीट नंबर 3 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ये शीट 3 को सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ पर 1 कर लीजिएगा
और इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जो नाम है वो कौन से कॉलम में है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3, तो नाम 3 नंबर वाले कॉलम में है। यहाँ पर आप 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इसको यहाँ से 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर वही ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा जाएगा, तो आपको भर देना है यहाँ पर 0, ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर कर देना है। आप देखेंगे जब आपने यहाँ पर 1 लिखा तो सुरेश कुमार आ गए, जो कि पहले नंबर पर हैं, सुरेश कुमार। और आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 नंबर वाले रमेश कुमार यहाँ पर आ जाएंगे अपने आप देखिए। इसी तरीके से आपको सभी सेल्स में ये डेटा भर देना है। तो आगे इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। आप VLOOKUP के पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ पर पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो शीट है, जो टेबल अरे है, वो चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ से आपको VLOOKUP की जो फार्मूला उठा रहे हैं वो भी नहीं बदलना है, आपको बदलना है सिर्फ कॉलम इंडेक्स का नंबर। तो जो AC नंबर है वो कौन से कॉलम में है ये आप देख लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे AC हमारा पहले से दूसरे कॉलम में है, तो आप यहाँ पर सिंपल कॉलम नंबर 2 डाल देंगे, तो आप देखेंगे ये आपके खाता संख्या आ जाएगा। इसी तरीके से फॉर्मूले को सभी सेल्स में पेस्ट करते जाएंगे। तो जहाँ जहाँ हमें फिगर उठानी थी हमने वहाँ वहाँ इस फॉर्मूले को पेस्ट कर लिया है। अब बस हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बदलना है। तो बेसिक पे का कॉलम इंडेक्स देख लेते हैं कितना है। बेसिक पे का है कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर बेसिक पे वाले में फॉर्मूले में हम चेंज कर देंगे 4, तो आप देखेंगे बेसिक पे आ गई। उसी तरीके से DA का हम यहाँ पर कॉलम देखेंगे तो यह है 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर है DA, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ये देखिए इसको हमने 6 कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर 6 नंबर से उसने DA उठा लिया। इसी तरीके से HRA और PF का देखेंगे तो HRA 7 पर है और PF 8 पर है, तो यहाँ पर हम 7 और 8 कर देंगे। यहाँ लिख दिया 7 और ये हमने चेंज कर दिया 8, तो आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई। अब जो ग्रॉस पे निकालनी है, सिंपल आप इन सभी को टोटल कर दीजिए, ऑटो सम लगा दीजिए। ये टोटल हो गया, आप मिला लीजिए 24,484 रुपये। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो दूसरा सेल हमने अभी सेलेक्ट किया है 24,484। उसके बाद हम यहाँ पर डिडक्शन लेंगे, तो डिडक्शन आप देखेंगे जो हमारा GPF है और इनकम टैक्स है उसमें भी हमें ये फार्मूला बदल देना है। तो GPF का और इनकम टैक्स का हम इंडेक्स सेल पता करेंगे कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये GPF 10 पर है और ये 11 पर है, तो हम यहाँ पर इसको 10 कर देंगे और इनकम टैक्स के फार्मूले में इसको यहाँ पर 11 कर देंगे। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई हैं। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। अब जो टोटल डिडक्शन है उसको भी हम ऑटो सम लगाकर टोटल कर लेंगे। अब नेट पे निकालने के लिए सिंपल हमें इतना करना है कि यहाँ पर इक्वल टू करना है और ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शन को हटा देना है। आप देखेंगे यहाँ पर नेट पे आ गया। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अब आपको किसी भी व्यक्ति की या किसी भी एम्प्लॉइज़ की सैलरी निकालनी है तो आप ऊपर सिंपल सीरियल नंबर उसका चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपको सैलरी स्लिप निकालनी है राहुल पाठक की, तो वो 10 नंबर सीरियल पर हैं, तो आप यहाँ पर सीधे 10 टाइप कीजिए और आप राहुल पाठक की सैलरी बड़े आराम से निकाल पाएंगे सिर्फ एक ही बार में। तो हमने यहाँ पर VLOOKUP का इस्तेमाल किया है इस सैलरी को निकालने के लिए। आप यहाँ पर VLOOKUP में नाम का भी इस्तेमाल कर सकते थे, आप AC नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जो सीरियल नंबर है वो आपको आराम से याद रहता। आप अकाउंट नंबर या GPF नंबर से भी इसको सैलरी स्लिप को बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना एडवांस तरीके से इस टेबल को बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल की सहायता से एक पेरोल और सैलरी स्लिप दोनों जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको समझाने के लिए एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है जिसमें कि केवल 20 नाम है। ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। तो ये नाम आपने अपने ऑफिस में टाइप किए हैं। अब अचानक से आपके बॉस आते हैं और कहते हैं कि ये नाम इस तरीके से नहीं लिखे जाएंगे, इनके आगे आपको श्री भी लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मैनुअली टाइप करेंगे और आपका ये काम जो है बहुत बड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, लेकिन एक्सेल में एक ऐसी कमांड होती है जो कि इस काम को कुछ ही सेकंड्स में कर सकती है। तो आइए जान लेते हैं वो कमांड किस तरीके से काम करती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है श्री, यानी जो भी आप लेटर या जो भी अक्षर इस नाम के आगे ऐड कराना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए।
और इसके आगे थोड़ा सा स्पेस और छोड़ दीजिए ताकि इस अक्षर और उस नाम के आगे में थोड़ा सा स्पेस रहे। अगर आप कोई स्पेस नहीं लगाएंगे तो जो श्री है वो अमित कुमार से बिल्कुल टच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक स्पेस भी लगा दिया है और फिर हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, इसके बाद आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में 7 बटन को दबाना है या फिर एंड लिखना है। और एंड लिखने के बाद में आपको उस कॉलम का नाम टाइप करना है जिस कॉलम के नाम के आगे आप इस अक्षर को लगाना चाहते हैं। जैसे कि मुझे अमित कुमार के आगे लगाना है, तो अमित कुमार का जो सेल है उसका नाम है B2, तो यहाँ पर आप सिंपल टाइप कर देंगे B2। तो आप देखेंगे अमित कुमार का जो सेल है वो सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको सिंपल इसे एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि अमित कुमार के नाम के आगे अपने आप यहाँ पर श्री आ गया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इस सेल को सेलेक्ट करना है माउस से और नीचे ड्रैग करते हुए ले जाना है जैसे आप किसी भी फॉर्मूले को ले जाते हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी के आगे यहाँ पर श्री आ गया। तो ये एक बहुत काम का फार्मूला है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ऑफिस में इस तरीके की लिस्ट तैयार करते हैं और उन्हें बाद में उसके आगे कुछ जोड़ना होता है, करेक्शन करना होता है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन और हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की है जहाँ पर नाम और पिता का नाम 2 चीज़ें दी गई हैं। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि ये नाम इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इसको आपको लिखना है श्री अमित कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार, इस तरीके से अगर लिखना है तो भी ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। इसको लिखना मैनुअली टाइप करने में ये पूरा का पूरा आपको टाइप करना पड़ेगा, या अगर कॉपी पेस्ट भी आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एंड वाली कमांड से आप इस चीज़ को बहुत आराम से कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस सेल में इसको लिख के आपको दिखा देते हैं। तो सिंपल आपको वही बराबर का निशान लगाना है, फिर उसके बाद लगाएंगे आप इन्वर्टेड कोमा और टाइप करेंगे श्री। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे और उसके बाद लगाएंगे एंड का निशान और इसके बाद लिख देंगे पहले जो सेल है उसका नाम, यानी यहाँ पर जो पहला सेल है वो है हमारा B2। तो यहाँ पर हमने B2 कर दिया। यहाँ तक ये फार्मूला हमारा हो गया पहले सेल के लिए। अब हमें अगले सेल के लिए फार्मूला लिखना है, तो हमें सबसे पहले लगाना होगा एंड और उसके बाद फिर से हमें इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना होगा दूसरे सेल के लिए जो हम आगे लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुत्रश्री, क्योंकि हमें इसके बीच में पुत्रश्री भी जोड़ना है। और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देते हुए हम इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे और फिर से हम एंड का निशान लगाएंगे और लिख देंगे C2, क्योंकि जो इसके आगे का सेल है उसका नाम है C2 और यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो सेल हैं वो एक जगह कंबाइंड होकर आ गए हैं। इसी तरीके से आप 3 या 4 सेल जितने भी सेल्स हैं आप उनको जोड़ना चाहें तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब सिंपल आपको करना ये है, इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हुए ले जाना है। तो ये सभी नाम जो हैं यहाँ पर एक दूसरे से ऐड होके आ जाएंगे, यानी पिता का नाम और पुत्र का नाम एक ही जगह पर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक्सेल की एक फ़ाइल है और इसमें हमने एक छोटी सी मार्कशीट बनाई है जिसमें 10 स्टूडेंट्स के नंबर हैं। अब अगर ये मार्कशीट हमें MS वर्ड में ले जानी है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक तरफ हमने MS एक्सेल को ओपन कर रखा है और एक तरफ हमने MS वर्ड को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, कौन से ऑप्शन आपके MS वर्ड में ओपन होने चाहिए, और अगर आप कॉपी और पेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कैसे आप इंसर्ट के बटन से ही केवल पेस्ट का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं MS वर्ड में। तो सबसे पहले मैं MS वर्ड में आपको थोड़ी सी सेटिंग्स बता देता हूँ आपको क्या करनी है। यहाँ पर आपको जाना है ऑफिस बटन पर, वर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडवांस का टैब दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको कट कॉपी पेस्ट के एक अलग से सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इन चारों पर टिक आपको लगाना है। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन बहुत काम के हैं, पहला यूज़ द इंसर्ट की फॉर पेस्ट और दूसरा ऑप्शन है शो पेस्ट ऑप्शंस बटन। अब ये क्या काम करेंगे ये आपको वीडियो में अभी पता लगने वाला है, इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। अब सिंपल ये जो टेबल हमने एक्सेल में बनाई है ये हमें पेस्ट करनी है MS वर्ड में। तो आपको इस तरह से इसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद Ctrl+C दबाना है जिससे ये कॉपी हो जाएगी और फिर जाना है MS वर्ड में। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको होम टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहें तो सीधे सीधे भी इंसर्ट बटन का इस्तेमाल करके उसे पेस्ट कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ से इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इंसर्ट की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, क्योंकि हमने वहाँ पर जो ऑप्शन था इंसर्ट वाला वो ऑन कर दिया था। तो आपको Ctrl+V नहीं दबाना है, सीधे सीधे इंसर्ट दबाना है। जैसे आप इंसर्ट दबाएंगे तो ये जो टेबल थी ये आपकी MS वर्ड में आ जाएगी।
तो यहाँ पर हमें और कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं जिससे जो टेबल है ये हमारे बहुत काम की हो सकती है। MS एक्सेल से हम इसे लिंक कर सकते हैं और जब कोई भी डेटा हम एक्सेल में अपडेट करें तो वो MS वर्ड में साथ में अपडेट हो जाए। तो वो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो टेबल हमारी पेस्ट हुई है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर हमें पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड जैसा आइकन आ रहा है। अब ये आइकन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसे अंदर से ऑन किया था। अब जब इस आइकन पर आप माउस से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी जो फॉर्मेटिंग आपकी एक्सेल में थी सेम टू सेम वो फॉर्मेटिंग आपकी पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि वहाँ पर आपने कलर कौन से इस्तेमाल किए थे, आपने बैकग्राउंड कलर कौन से लिए थे, कहाँ कहाँ बोल्ड था, कौन सा फॉन्ट था, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है मैच डेस्टिनेशन टेबल स्टाइल। तो जब आप इस पर टिक करेंगे तो जो आपकी टेबल की सारी फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी और जो MS वर्ड की सिंपल प्लेन स्टाइल रहती है वो वहाँ पर आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोबारा से वही हो जाए तो आपको सिंपल ऊपर से कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर टिक कर देना है, तो दोबारा से वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, कोई विशेष चीज़ नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है पेस्ट एज अ पिक्चर वाला। ये ऑप्शन भी बहुत काम का है। आप सिंपल अपनी टेबल को एक पिक्चर की तरह यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जब आप टिक कर देंगे तो ये जो टेबल है ये एक फ़ोटो बन जाएगी और यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो फ़ोटो वाली अप्लाई होगी पूरी। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसे आप किसी पिक्चर पे काम करते थे वैसे कर सकते हैं। और जब आप इस पर टिक करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेटिंग वाले सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए किस तरह से मैं सारी फॉर्मेटिंग जो पिक्चर पर लगाई जा सकती हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो पा रही है। तो इस तरह से आप पिक्चर फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है कीप टेक्स्ट ओनली। आप चाहते हैं कि ये जो टेबल है अभी जो मैंने वहाँ से पेस्ट की है केवल उसका टेक्स्ट मुझे मिले, ना टेबल आए ना उसकी फॉर्मेटिंग आए, कुछ ना आए, तो बस आप इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टेबल के टेक्स्ट हैं वो आ जाएंगे। सिंपल यहाँ बीच में टैब लगा हुआ है, हाँ टैब है, तो जो आपका सिंपल टैब होगा तो जो अलग अलग सेल बने हुए हैं उनकी जगह पर यहाँ पर टैब आ जाएगा और आप इस टेक्स्ट को आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। ये सिंपल उस तरह से है जिस तरह से हम किसी डेटा को नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। सिंपल वहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आती है, केवल टेक्स्ट जाता है। तो ये सिर्फ उस तरह से है। तो यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक टू एक्सेल। अब यहाँ पर क्या होगा, जो सोर्स फॉर्मेटिंग है यानी कलर और बैकग्राउंड और जो टेबल की स्टाइल है वो एक्सेल वाली रहेगी और साथ में जो टेबल है वो एक्सेल से लिंक भी हो जाएगी। इस पर क्लिक कर देते हैं। अब लिंक कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी डेटा चेंज करेंगे, आप जैसे देखेंगे यहाँ पर गीता को हमने इंग्लिश में 100 नंबर दिए हैं और अभी ये हमें बदलने हैं, 100 की जगह हम इसे कर देते हैं 80। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर नंबर चेंज किया वैसे ही गीता के नंबर यहाँ पर भी बदल गए। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी एक्सेल की फाइल में कोई भी बदलाव करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, क्योंकि ये टेबल आपस में लिंक हो चुकी हैं तो ये बदलाव साथ के साथ आपके MS वर्ड की टेबल में भी होते रहेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पेज पर केवल टेबल ही बनाएंगे, आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी आप चाहें यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। किसी लेटर के अंदर अगर आप ये टेबल ले जानी है वहाँ भी ले जा सकते हैं और अपना जो डेटाबेस है उसको आप अलग रख सकते हैं, यानी एक्सेल में रख सकते हैं और जब कोई भी बदलाव आप करेंगे तो वो आपके MS वर्ड में भी साथ में होता रहेगा। इसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है मैच डेस्टिनेशन टेबल स्टाइल एंड लिंक टू एक्सेल वाला, उसमें क्या होगा कि फॉर्मेटिंग तो हट जाएगी लेकिन जो टेबल है वो आपकी एक्सेल से लिंक रहेगी। अब यहाँ पर आप MS वर्ड की कोई भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं टेबल की, जो भी आपको पसंद हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेटिंग को, लेकिन जो टेबल है वो एक्सेल से लिंक रहेगी। यहाँ पर आप कोई भी नंबर बदलेंगे, दोबारा से हम गीता का नंबर बदल के देखते हैं तो यहाँ पर हम दोबारा से 100 कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा से वो जो नंबर हैं वो अपडेट होने लग जाएंगे। तो ये तो बात रही एक्सेल की किसी भी टेबल को MS वर्ड में ले जाना। अब अगर आपने कोई टेबल MS वर्ड में बनाई है तो एक्सेल में आप उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो चलिए MS वर्ड में हम कोई भी एक टेबल बना लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली है और यहाँ पर हम कोई भी डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा राम, श्याम, गीता और सीता। अब मान लीजिए ये छोटी सी टेबल है और ये हमें यहाँ से एक्सेल में ले जानी है, तो आप इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और एक्सेल में जाएंगे। यहाँ पर आपको पेस्ट पर जाना है और यहाँ से पेस्ट लिंक को सेलेक्ट करना है।
जब आप पेस्ट लिंक को सेलेक्ट करेंगे तो होगा क्या, ये जो टेबल थी वो पेस्ट तो हो जाएगी, लेकिन साथ में वहाँ पर आप देखेंगे जब किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में जाएंगे तो एक फॉर्मूला भी टाइप हो जाएगा, जिसका अर्थ ये है तो ये जो टेबल है वो एमएस वर्ड की टेबल से लिंक हो चुकी है। अब एमएस वर्ड में जब आप कोई चेंज करेंगे तो मान लीजिए सीता के नीचे हमें यहाँ पे 100 टाइप करना है, और जैसे ही ये करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एमएस एक्सेल में भी वो बदलाव होने लगेगा। अब आप चाहें तो इसको कोई भी फॉर्मेटिंग बॉर्डर दे सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी आप कोई भी डेटा में चेंज करेंगे तो वो साथ में आपके एमएस एक्सेल में भी होने लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक शीट है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके कुछ पेपर हुए हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, फोटोशॉप के। और इस शीट में हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल के 8 मोस्ट यूज़फुल फॉर्मूले जो कि हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं, जिसमें कि सम है, परसेंटेज है, सम इफ है, काउंट है, वी लुकअप है, एवरेज है, इफ़ है और काउंट इफ है। तो ये जो 8 फार्मूले हैं ये हम एक ही शीट में आपको लगाकर दिखाएंगे। सबसे पहला फार्मूला है सम का। तो सम आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो सम का, इस बटन पर आप क्लिक कीजिए तो ये ऑलरेडी आपके सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेगा जो भी आपके वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली होंगे, लेकिन ऑटो सम में भी आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनुअली सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो टोटल वाला कॉलम है ये हमें इस में नहीं लेना है। यहाँ पर आप मैनुअली सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया सम करने का। अब दूसरा तरीका है, आप बराबर का निशान लगाइए, सम टाइप कीजिए, ब्रैकेट लगाइए और सबसे पहले वाले सेल का नाम लिखिए। तो ये जो सेल है इसका नाम है B5, तो यहाँ पर B5 टाइप कर दीजिए, कॉलन लगाइए और जो लास्ट सेल है उसका नाम टाइप कर दीजिए। तो ये है F5, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये 2 तरीके से सम हो गया। तीसरा तरीका है, आप मैनुअली भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस इक्वल टू का निशान लगाइए और सेल को सेलेक्ट करते जाइए, प्लस दबाइए, फिर सेल को सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस दबाइए। यहाँ पर आप कोई भी सेल बीच से छोड़ सकते हैं। तो मानिए अगर हमको चौथा सेल यहाँ पर छोड़ देना है तो आप उसे छोड़ दीजिए, 5वें को सेलेक्ट कर लीजिए और 6वें को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप एंटर करेंगे तो जो बीच वाला सेल था उसको छोड़ के बाकी सारे सेल्स का सम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सेल में प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो ग्रांड टोटल है, ग्रांड टोटल में से हमें जो टोटल नंबर मिले हैं सभी सब्जेक्ट्स में वो यहाँ पर आ गए हैं। तो अब इसका प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए जैसे हम कॉपी पर निकालते हैं वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे हम बराबर का निशान। अब जो अंक हमें प्राप्त हुए हैं उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और स्टार बटन से हम लगाएंगे यहाँ पर गुणा का निशान। इसके बाद यहाँ से 100 से इसे गुणा करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्लिक और उसके बाद जो हमारा टोटल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिशत निकल के आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है प्रतिशत निकालने का। आप जाएंगे नंबरिंग फॉर्मेट पर और ये जो सेल है इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने ये सेल प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया। आप देखेंगे ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ आ गया है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बराबर का निशान लगाना है, जो नंबर है हमारे उनको सेलेक्ट करना है, इसको भाग देना है यानी डिवाइड करना है 600 से। सिंपल इतना करना है, हमें 100 से गुणा नहीं करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर वाला सेल था वहाँ पे प्रतिशत का आइकन नहीं आया था, लेकिन इस सेल में चूंकि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया था परसेंटेज में तो यहाँ पर प्रतिशत का आइकन आ गया है। अब इसको पकड़ के आप नीचे तक खींच दीजिए तो ये सभी एग्जाम्स के जो परसेंटेज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके बाद है सम इफ। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मोहित जो नाम है वो 2 जगह दिया गया है और अगर हम चाहते हैं कि इसमें जितनी भी जगह मोहित नाम दिया गया हो उनका सम केवल यहाँ पर आए, ना कि अकेले मोहित का। तो हम सिंपल लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज के लिए उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिनमें नाम लिखे हुए हैं, कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछेगा हमसे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए हम मोहित को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर डबल कोट में मोहित का नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद डबल कोट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ये हमें दे रहा है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए आप किसी भी एक अगर पेपर को सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं या फिर टोटल नंबर्स को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोटोशॉप के नंबर निकालना चाहते हैं या इंटरनेट के नंबर निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो टोटल सम है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि मोहित के जो अंक हैं टोटल दोनों मोहित के वो काउंट होके यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं और वहाँ पर आप डेली का सेल रजिस्टर तैयार करते हैं, कौन सी चीज़ कितनी सेल हो गई, तो उसके लिए आप सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो फार्मूला है वो है काउंट। काउंट फार्मूला क्या करता है, काउंट फार्मूला आपके सिलेक्शन एरिया में से जितने भी नंबर्स टाइप हुए हैं उनको काउंट करके आपको यहाँ पे दिखाता है। तो इसके लिए आप लगाएंगे बराबर निशान, टाइप करेंगे काउंट
और ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो सामने वाली सीरीज़ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो अभी हमें आंसर मिला है वो है 6, लेकिन हमने जो सेल सेलेक्ट किए थे वो 7 किए थे। अब यहाँ पर 7 क्यों नहीं आया, वो इस वजह से नहीं आया है क्योंकि जो 7वां सेल है वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप किसी भी सेल्स में से अगर कोई नंबर हटा देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो काउंट है वो 5 हो जाएगा। तो ये उन सेल्स को हमें बताता है केवल जिन सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर दोबारा कोई भी नंबर अगर आप लिख देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंटिंग जो है वो बदल जाएगी। इसके बाद फार्मूला आता है वी लुकअप का। तो वी लुकअप फार्मूला क्या करता है, ये वर्टिकली क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी वैल्यू को आपको फाइंड करके देता है। कैसे देता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर लगाते हैं बराबर का निशान, टाइप करते हैं वी लुकअप, तो यहाँ पर आप देखेंगे वी लुकअप आ जाएगा। इसे डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आप क्या देंगे, आप यहाँ पर डबल कोट में कोई भी एक नाम टाइप कर देंगे। हम जैसे टाइप कर देते हैं राम, और यहाँ दोबारा से डबल कोट लगा देंगे। अब यहाँ इसके बाद टेबल अरे का ऑप्शन है, तो टेबल अरे में भी पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब ये हमसे पूछेगा इंडेक्स कॉलम नंबर, तो हमें राम के इंटरनेट के अंक पता करने हैं और जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा आप पहले से काउंट करेंगे जहाँ से आपने इस टेबल को सेलेक्ट किया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने अभी डाल रखे हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर लिख देंगे 5, लगाएंगे कॉमा और उसके बाद तो वहाँ पर हम टाइप कर देंगे 0 क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए और ब्रैकेट को बंद करके इसे एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से राम ने इंटरनेट में 32 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये जो फार्मूला है ये असल में कोई विशेष क्राइटेरिया आपको किसी बहुत बड़ी टेबल में से सर्च करना है तो आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये जो राम है आपने जो डबल कोट में यहाँ पर लिया है, आप इसे कहीं बाहर भी किसी दूसरे सेल का नाम दे सकते हैं और वहाँ से बार बार इसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवरेज फार्मूले की। अभी हमें अगर निकालना हो कि ये जो सभी विद्यार्थी हैं, सभी स्टूडेंट हैं, उन्होंने जितने भी पेपर्स दिए हैं उसका जो एवरेज है वो क्या है, या शुभम के जितने भी मार्क्स आए हैं सभी पेपर्स में उनका क्या एवरेज है। तो ये एवरेज आपको वहाँ से निकाल के देगा। बहुत सिंपल फार्मूला है लेकिन बहुत काम का है। आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है एवरेज। तो जैसे ही आप AVE टाइप करेंगे यहाँ पर एवरेज आपको दिखाई दे जाएगा। इसको डबल क्लिक कीजिए तो बस आपको वो सीरीज सेलेक्ट कर देनी है जिनका आपको एवरेज निकालना है। यहाँ पर कुछ 5 सेल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और बस ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे जो शुभम के नंबर हैं उसका जो एवरेज है वो 39.6 है। बस इसको पकड़ के आप नीचे खींच दीजिए और सभी स्टूडेंट्स के जो एवरेज नंबर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फार्मूला इफ़ फार्मूला क्या करता है, काफ़ी लोग मार्कशीट तैयार करते हैं और वहाँ पर वो परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड तय करते हैं, ग्रेड देते हैं नंबरों को। अगर यहाँ पर आप इफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो इफ़ से आप ऑटोमेटिकली ग्रेड दे पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर फीड करने हैं, परसेंटेज भी निकलेगा, टोटल भी निकलेगा, एवरेज भी निकलेगा और आप ग्रेड भी ऑटोमेटिक दे पाएंगे। अभी कैसे आप दे पाएंगे ये अभी हम सीख लेते हैं। बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे इफ़। तो यहाँ पर हम जो सेल सेलेक्ट करेंगे ग्रेड देने के लिए वो सेल हम सेलेक्ट करेंगे प्रतिशत वाला और उसी के हिसाब से हम ग्रेड देते जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो कुल ग्रेड हैं वो 4 देंगे, A, B, C और D। तो ये हम कैसे देते हैं ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले इस सेल को जिसमें प्रतिशत लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लगाते हैं ग्रेटर देन का निशान, यानी ये जो सेल है अगर बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 75 के। ये सभी के साथ अप्लाई होगा, एक जैसा ही फार्मूला सभी में जाना है। 75 के साथ में आपको प्रतिशत भी लिखना होगा, चूँकि हम 75 से ऊपर वाले सेल्स के लिए टाइप करेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा और डबल कोट में हम टाइप करेंगे A। तो अगर ये सेल बड़ा होगा और बराबर होगा 75% के तो वहाँ पर डिस्प्ले होगा A। इसके बाद आप एक कॉमा लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ़, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब दोबारा से हम फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसी सेल के लिए दूसरी कंडीशन देनी है। दोबारा से हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वही हमने फार्मूला लगाया, बड़ा होगा और बराबर होगा कितने के, 60 के। यहाँ पर भी हम प्रतिशत लगाएंगे और क्या आएगा, B। तो आप डबल कोट में B टाइप करेंगे और उसके बाद फिर से कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हम दोबारा से टाइप करेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे और वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से उसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और इस बार हम यहाँ पर देंगे 45%। आप देखेंगे 45 हमने टाइप कर दिया है। अब लगाएंगे फिर से हम कॉमा और इसके बाद हम टाइप करेंगे डबल कोट में C। कुछ इस तरीके से फिर से हम एक कॉमा लगाएंगे और अब सिंपल हमें आगे कोई कंडीशन नहीं देनी है। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन आती है, यानी अगर 45% से कहीं भी कम होता है तो क्या आएगा, सिंपल आपको टाइप कर देना है डबल कोट में D।
और जितनी बार आपने इफ़ का इस्तेमाल किया है, जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है, उतनी बार आपको ब्रैकेट बंद करना है। हमने कुल 3 बार यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया था, तो हम 3 बार ब्रैकेट बंद भी करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस समय जो ग्रेड आया है वो डी आया है, क्योंकि जो प्रतिशत है वो 33 है। तो कितने से कम में 33% आना चाहिए था? 45 से कम पे। तो अब इसको हम पकड़ के नीचे तक खींच देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी विद्यार्थी हैं उन सभी को अलग अलग ग्रेड अपने आप प्राप्त हो गए हैं। जिनके 45% से ऊपर हैं उनको सी मिला है, जिनके 45 से कम है उनको डी मिला है। अब थोड़ा सा घटा बढ़ा के देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा नंबर दे के देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट है रणवीर, उनका प्रतिशत हमने यहाँ पर 83% किया है, तो उनका जो ग्रेड है वो अपने आप ए आया है। 47% वालों का सी आया है, और जिनके परसेंटेज 60 से ज़्यादा हैं उनका ग्रेड यहाँ पर बी आया है। तो इस तरीके से आप इफ़ का इस्तेमाल करके सभी को ऑटोमेटिक ग्रेड दे सकते हैं। अब बात करते हैं काउंट इफ़ की। तो यहाँ पर आप जो भी कंडीशन देंगे ये उसको काउंट करके बताएगा। जैसे इस पूरी मार्कशीट में 70 नंबर कितने लोगों को मिले हैं, तो यहाँ पर आप बड़े आराम से इस चीज़ को पता कर सकते हैं। आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन करना है, रेंज दे देनी है। तो यहाँ पर हमने पूरी रेंज दे दी, कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया टाइप कर देना है। क्राइटेरिया को आप हमेशा डबल कोट में ही टाइप करें। डबल कोट बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद करिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस पूरी रेंज में कुल 4 लोग ऐसे हैं जिनको 70 नंबर मिले हैं किसी एक विषय में। अब आपको पता करना होगा इस पूरी रेंज में कितनी बार 100 नंबर आया है। तो आपको सिंपल यहाँ पर 70 की जगह 100 टाइप कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कुल 5 विषय ऐसे हैं जिन स्टूडेंट्स को 100 अंक मिले हैं। तो इस तरीके से आप काउंट इफ फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं। हम यहाँ पर नाम का भी पता कर सकते हैं। हमें अगर पता करना है कि मोहित नाम इस लिस्ट में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है, तो सिंपल आप बराबर का निशान लगाएंगे, टाइप करेंगे काउंट इफ और रेंज दे देंगे। तो रेंज आप पूरी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया टाइप करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं मोहित, इसको डबल कोट में बंद कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कुल 2 जगह मोहित नाम लिखा हुआ है। अगर आप एक जगह और भी लिख देंगे तो ये उसको तुरंत ही सर्च कर लेगा। तो इस तरीके से आप इन सभी 8 फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 5 लाइनें कुल टाइप की हैं जिसमें माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास लिखा है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग लाइन में अलग अलग स्पेस लगे हुए हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब या तो हम MS वर्ड से डेटा को कॉपी करते हैं, हमने वहाँ पर टेबल बनाई होती है और हम एक्सेल में उस डेटा को पेस्ट करते हैं, तो इस तरह के कुछ स्पेस आ जाते हैं। अब अगर आपके पास डेटा बहुत बड़ा है और इस तरह के स्पेसेस बीच में लगे हुए हैं नामों के, तो उनको एक बार में हटाना बहुत कठिन होता है। आप एक एक करके करते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसका सबसे सरल तरीका ये है, बराबर का निशान लगाइए, टाइप कीजिए ट्रिम, ब्रैकेट ओपन कीजिए, सामने वाले सेल को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। ट्रिम फार्मूला क्या करता है कि आपके जितने भी शब्द होते हैं केवल उनके बीच में एक स्पेस का गैप रखता है, बाकी सारे जितने भी स्पेस होते हैं उनको हटा देता है। अब इसे हम ड्रैग कर देते हैं नीचे, तो आप देखेंगे जो सारे स्पेस थे हमारे इधर उधर जहाँ भी लगे थे वो सारे ठीक हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी ऐसा डेटा हो जो इधर उधर स्पेस लगे हों तो आप उनको बड़े आसानी से हटा सकते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे फार्मूले की तरफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास है वो कहीं पर छोटे अक्षर हैं, कहीं पर बड़े अक्षर हैं। तो यहाँ पर आपको 3 फार्मूले में बताऊँगा जिससे आप अपने जितने भी नाम हैं उनको बड़े आराम से आप मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है हमारा प्रॉपर। इससे होगा क्या कि इससे जो शब्द है उसका पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्रॉपर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पर नीचे प्रॉपर आ गया है, डबल क्लिक कीजिए और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो शब्द था उसका पहला जो अक्षर है वो बड़ा हो गया है, यानी कैपिटल से आ गया है, और बाकी सारे जो अक्षर हैं वो छोटे से आ गए हैं। इसे पकड़ के हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो जितने भी नाम हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो है लोअर, यानी अगर आपको सारे जो शब्द हैं वो छोटे में लिखने हैं। अगर MS वर्ड में करते तो ये बहुत आसान था, वहाँ पर अलग से दिया गया होता है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फार्मूले से दिया गया है। तो यहाँ पर लगाएंगे आप बराबर का निशान, टाइप करेंगे लोअर, तो आप देखेंगे सबसे नीचे आएगा लोअर। इसको डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे जितने भी शब्द छोटे बड़े से दिए गए थे वो सारे लोअर फॉर्म में आ गए हैं यहाँ पर और सभी छोटे से लिख गए हैं। अब
बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की। अगर ये सारे जो अक्षर हैं ये आपको कैपिटल लिखने होते तब आप क्या करते? तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर। तो आप यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, टाइप करेंगे अपर। तो आप देखिए यू से केवल एक ही फॉर्मूला है, डबल क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसके बाद एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे जितने भी लेटर छोटे बड़े से थे वो सारे बड़े हो गए हैं। तो ये जो 3 फार्मूले हैं ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आपको नाम या ऐसी सारी चीज़ें जो छोटे बड़े से लिखनी होती हैं वो आप इससे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने चौथे फॉर्मूले की तरफ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने स्टूडेंट की मार्कशीट बनाई थी, लेकिन इसमें से जो कुछ स्टूडेंट थे वो एब्सेंट थे तो उनके नंबर वहाँ पर नहीं दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो सेल हैं वो ब्लैंक हैं। अब या तो आप इसमें 0 लगाएंगे या डैश लगाएंगे, एक एक करके करेंगे तो ये काम बहुत कठिन होगा, इसलिए इसको एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ये सारे जो सेल हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे फाइंड और रिप्लेस पर और यहाँ पर आपको गो टू स्पेशल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सीधे सीधे जाने के लिए कंट्रोल जी को प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल जी अगर आप प्रेस करेंगे तो भी ये गो टू की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको स्पेशल का जो बटन है वो दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे कि गो टू स्पेशल में हमें करना क्या है। सिंपल यहाँ पर ब्लैंक्स पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। अब होगा क्या कि जो भी आपके ब्लैंक सेल होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको जो भी इसमें टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर डैश लगा देता हूँ और इसके बाद सिंपल कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। तो एक बार में ही जितने आपके सेलेक्टेड सेल होंगे, जो एक्टिव सेल होंगे, उनमें वो जो डैश है या 0 है, मैं 0 भी लगा के दिखा देता हूँ और कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो वो 0 भी वहाँ पर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने ब्लैंक सेल को फिल करने के लिए। अगर एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये मार्कशीट तैयार कर ली, लेकिन आपके बॉस या आपके प्रिंसिपल ये चाहते हैं कि भाई नाम ऊपर लेके आओ और ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये साइड में होने चाहिए, यानी नाम जो है वो कॉलम में आने चाहिए और जो सब्जेक्ट्स हैं वो रॉ में होने चाहिए। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग काम होता है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसी चीज़ें आती होंगी। तो इसके लिए सिंपल करना ये है, आपको यहाँ से ये जो पूरी टेबल है ये सेलेक्ट करनी है, कॉपी करनी है, 1 सेकेंड में हो जाएगा, ये ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नई शीट हम बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, हम पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे, सिंपल पेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर ये एक ऑप्शन है बहुत ज़बरदस्त है, ट्रांसपोज। इस पर क्लिक करके और ओके करेंगे हम। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारे नाम साइड में दिए गए थे, जो रॉ में दिए गए थे, वो अपने आप कॉलम में आ गए हैं और जो सब्जेक्ट ऊपर दिए गए थे वो साइड में आ गए हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि अब वो आपसे ये कहने लगे कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर जो सीता वाला कॉलम है या ये जो नाम है ये आगे कर दो इस कॉलम को, और इस कॉलम को जो श्याम वाला है इसको पीछे कर दो। ऐसा भी होता होगा कभी कभी, यानी इनको आपस में कॉलम को शिफ्ट करना है। तो कैसे आप करेंगे इनको? तो आप आमतौर पर जो करते होंगे वो इस तरह से करते होंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, कॉपी किया और इसके बाद में यहाँ पर दूसरा कॉलम सेलेक्ट किया, वहाँ पर जाके इंसर्ट कॉपीड सेल ऐसा कुछ करके किया, तब ये होता होगा। लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर जो रवि वाला कॉलम है वो है और ये यहाँ पर भी पेस्ट हो गया है। तो आप इसको फिर दोबारा से यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये एक बहुत लेंदी काम है। तो इसका सबसे सरल तरीका ये है, जिस भी कॉलम को मूव कराना है या शिफ्ट कराना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब रवि को हम सबसे आगे ले जाएंगे, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस कीजिए और ये जो कॉर्नर वाली लाइन है यहाँ पर चले जाइए। तो आप देखेंगे आपका जो माउस का कर्सर है उस पर 4 एरो वाला एक कर्सर आ जाएगा। इसको दबा लीजिए यहाँ से पकड़ के और जहाँ भी खिसका के ले जाना है वहाँ खिसका के ले जाइए। आप गौर करेंगे कि एक ब्लैक डैश वाली लाइन आपके साथ में चलेगी। अब जहाँ भी आप इसको छोड़ना है बस क्लिक करके छोड़ दीजिए और ये जो सेल है वो शिफ्ट हो जाएगा आसानी से। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि इतना सब करने के बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ये जो नाम है, ये जो कॉलम है, इनको शॉर्ट करा दो, अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करा दो, तो कैसे कराएंगे आप? भाई आपने अभी तक जो रॉ हैं वो शॉर्ट कराई हैं, कॉलम अभी तक हमने कहीं भी शॉर्ट नहीं कराए हैं, और अगर ढेर सारे कॉलम हो तो उनको शॉर्ट कराना बड़ा ही कठिन काम है। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि आप आराम से कैसे कॉलम को शॉर्ट करा सकते हैं। जैसे आप रॉ शॉर्ट कराते थे, यानी ये जो लाइन है अगर इसको शॉर्ट कराएंगे तो बहुत आसान है, लेकिन इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कराएंगे तो ये बहुत कठिन होगी। तो इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखने वाले हैं और चले जाइए शॉर्ट में। यहाँ पर आपको कस्टम शॉर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ कॉलम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर रॉ का ऑप्शन नहीं मिलता है। रॉ का ऑप्शन हमें लाना होगा। वो कहाँ से मिलेगा? और वो मिलेगा हमें यहाँ ऑप्शन के बटन पर जाकर, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा हुआ है और उसमें 2 ऑप्शन है, शॉर्ट टॉप टू बॉटम और शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। अब हमें लेफ्ट टू राइट शॉर्ट कराना है तो इस पर टिक लगाएंगे और ओके कर देंगे। आप जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर रॉ आ जाएगा।
और यहाँ पर आपको सारे रॉ मिल जाएंगी, रॉ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डेटा हमारा जो नाम है वो पहली वाली रॉ में है तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको ऑर्डर में A to Z सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेटिकल लगाने का, अगर Z to A लगाना होता तो इसे सेलेक्ट करते। तो ये है ये सेलेक्ट। इसे जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो सारे नाम हैं वो अल्फ़ाबेटिकली सेट हो जाएंगे। A नाम वाले अक्षर जो है पहले आएंगे और Z वाले बाद में आएंगे। तो इस तरह से आप अपने अव्यवस्थित डेटा को कुछ ही सेकेंड्स में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल की लिस्ट है और इसमें एक ही कॉलम में नाम, पिता का नाम, राज्य, क्रम संख्या सभी लिखे हुए हैं। अब अगर हमारे बॉस हमसे कहते हैं कि भाई इनको एक क्रम में लगा दो, एक टेबल में सजा दो, तो ये काम बहुत मुश्किल है। अभी आप देख रहे हैं ये लिस्ट केवल 5 नाम है। अगर यही नाम 100 हो, 200 हो, 500 हो या 1000 हो, तब आपको करने में बहुत परेशानी होने वाली है। तो यहाँ पर मैं केवल 5 नाम के साथ में आपको उदाहरण देके बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन से तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको कॉपी पेस्ट करना शुरू करेंगे। तो कॉपी पेस्ट करने में अगर आपके पास छोटी लिस्ट है तो सिंपल आपको इस तरह से कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ पे आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक लगा के ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप एक एक करके ये जो सारे नाम हैं वो कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर लंबी लिस्ट है तो इसको करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। दूसरा तरीका ये है जो लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कि बराबर का निशान लगाते हैं, पहला नाम लेते हैं, फिर दूसरा बराबर का निशान लगाते हैं, फिर अगला नाम लेते हैं, फिर तीसरा बराबर का निशान लगाते हैं, फिर अगला सेल लेते हैं, फिर चौथा बराबर का निशान लगाते हैं, फिर अगला सेल लेते हैं। तो ये इससे भी ज़्यादा स्लो है। अब यहाँ पर हमने किया क्या कि हमने हर सेल को क्लिक करके ले लिया है और बार बार हमें बराबर का निशान लगा के हर सेल को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जो बहुत तेज है, आसान है और लंबी लिस्ट के लिए बहुत कारगर है। छोटी लिस्ट के लिए आपको लगेगा कि ये तरीका बहुत लंबा है, लेकिन लंबी लिस्ट में ये बहुत काम करेगा अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सेल का नाम टाइप करना है, जैसे हमने बराबर का निशान लगाते हुए टाइप किया था वैसे टाइप करना है। तो यहाँ पर आप दबाएंगे A1। हमने यहाँ पर पहले सेल का नाम टाइप लिया है। उसके बाद दूसरे सेल में हम आगे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम A2 क्योंकि हमें यहाँ पर नाम लेना है। तीसरे सेल में जाएंगे, लिखेंगे A3। चौथे में जाएंगे, लिखेंगे A4। अब आप देखेंगे मैंने ये जो चारों सेल हैं इनके नाम यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। अब इनके नाम के आगे जो हमने सेल के नाम टाइप किए हैं बिना बराबर के, उसके आगे हम कोई भी एक शब्द टाइप कर देते हैं रैंडम। तो यहाँ पर आप अपना नाम के पहले 2 अक्षर भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर A भी ले लेता हूँ, उसके बाद दूसरे में भी A भी ले लेता हूँ, तीसरे में भी मैं A भी टाइप कर देता हूँ और चौथे में भी। देखिए, फिर आप इसको नीचे ड्रैग करके ले आइए क्योंकि हमें आगे के 4 और भी चाहिए एक लंबा क्रम बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 6 7 और 8। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने जो सेल 8 नंबर वाला है वहाँ तक सारे जो सेल हैं उनके नाम ले लिए हैं। अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए और आपको चाहिए 24 सेल, तो यहाँ पर नीचे ड्रैग करके ले जाइए। हमने 24 की जगह 28 ले लिए, कोई फ़र्क नहीं है, नीचे 0 आ जाएगा। अब इन सभी को सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl F प्रेस कीजिए। अब देखिए हमारा हमें करना क्या है, यहाँ पर जो A भी लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करा देना है हमें बराबर से। तो एक्सेल क्या समझेगा कि यहाँ पर जो रिप्लेस होने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, जिसका मतलब होगा कि यहाँ पर इस सेल में जो इस सेल की वैल्यू है वो आ जाए। तो यहाँ पर आप रिप्लेस पर जाइए, A भी टाइप करिए और नीचे सिंपल बराबर का निशान टाइप कर दीजिए और रिप्लेस ऑल दबाइए। तो आप देखिए आपका जो सारा डाटा है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप देखेंगे जहाँ पर मैंने A भी लिखा था उसकी जगह बराबर का निशान है और जो आगे हमने सेल का नाम लिया था वो जोंगाते हुए आ गया। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस सेल में A21 की वैल्यू आ जाए। तो ये एक बहुत सरल तरीका है। लिस्ट अगर बहुत लंबी है आपके पास में तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका रियल मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ये फाइल आई थी जिसमें कुछ स्कूल्स के नाम थे, 37 स्कूल्स के नाम थे और पहले यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद वहाँ स्कूल का नाम लिखा हुआ है। अब इनको ये सारे जो स्कूल थे वो एक क्रम में लेने थे और ये जो काम है आमतौर पर बड़ा कठिन सा लगता है देखने में कि एक पहले क्रम आ जाए उसके बाद स्कूल का नाम आ जाए या फिर ये बीच के सेल हट जाएँ, कैसे भी करके हमें केवल एक लिस्ट मिल
मिल जाए सीधी सीधी। तो यहाँ पर भी मैंने यही तरीका इस्तेमाल किया कि यहाँ पर हमने लगाया। सबसे पहले देखिए मैंने सेल का नाम लिया है, तो यहाँ पर ये सेल है B3, तो यहाँ पर मैंने लिखा B3। उसके बाद में लिखा मैंने B4 और नीचे लिखा B5 और अगले सेल में B6। और इनके आगे मैंने कोई भी एक अक्षर टाइप कर दिया, तो मैंने यहाँ पर AB लिख दिया जैसे मैंने पहले लिखा था। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके आगे AB लिख दिया और यहाँ पर भी AB। अब इसके बाद इनको सेलेक्ट किया, नीचे तक इनको पकड़ के खींच लिया जहाँ तक हमारे सेल आ रहे हैं। मैंने इसे पकड़ के नीचे तक खींच लिया है। कुल 70 हमने सेल यहाँ पे ले लिए हैं, हमारे पास 76 हैं, थोड़ा सा और खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 80 सेल ले लिए हैं। अब देखिए कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बाद आपको दबाना है कंट्रोल F और यहाँ पर जो AB लिखा है वो लिखा रहने दीजिए, क्योंकि पिछली बार भी हमने लिखा था तो अभी भी वो आ गया है। और यहाँ पर आपको लगाना है बराबर का निशान और सिंपल आपको रिप्लेस ऑल प्रेस करना है। तो आप देखेंगे वो सारे नाम हैं वो एक जगह आ गए हैं और जो नंबर थे वो एक जगह आ गए हैं। अब चूँकि ये कुर्तदेव में टाइप किया गया है तो यहाँ से आपको ये फ़ॉन्ट ले लेना है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर का। फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है कि आपके सेल में जो भी आपने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया होगा, फ़ॉन्ट साइज़ इस्तेमाल किया होगा, उसको कॉपी कर लेता है। तो यहाँ से हमने फॉर्मेट प्रिंटर किया और ये जो दोनों सेल हैं इनको सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखिए ये जो लिस्ट है हमारी जो भी इस तरीके से थी वो हमारे पास बढ़िया आ गई है। स्कूल के नाम आ गए हैं एक ही जगह पर और जो नंबर हैं वो एक ही जगह पर आ गए हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी लिस्ट हो जिसमें आपका जो डेटा है वो डिस्टर्ब हो तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके अपना ढेर सारा टाइम बचा सकते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।